नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है। इस यात्रा के दौरान प्रदेश में 57 रथ चलेंगे, जो कि एक दिन में 2 गांवों को कवर करेंगे। ये यात्रा हरियाणा के सभी शहर, गांवों, कस्बों और वार्डों से होकर गुजरने वाली है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना महामारी के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 8,275 मुकदमे वापस लेने का ऐलान भी किया है। दो 2014 से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा लगातार विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। नए नए काम हो रहे हैं, विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। बीते 9 साल में सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में न केवल बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए जनहित के काम किए जा रहे हैं। लोगों की समस्याओं के तुरंत समाधान पर जोर दिया जा रहा है। आवाम और हुक्मरानों के बीच की दूरी मिट गई है। तरक्की के नए आयामों को गढ़ा जा रहा है। हरियाणा को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए मनोहर सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि दयालु योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1,80,000 तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जाएगा। 1 अप्रैल से हमने एक नई स्कीम शुरू की थी। ऐसे गरीब परिवार बीपीएल जिनकी आय सीमा 1,80,000 रुपए वार्षिक होती है, उसका सदस्य यदि उसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है और 60 साल से तक है, तो ऐसे उनको परिवार को सांत्वना देने की दृष्टि से कुछ राशि की हमने घोषणा की थी कि उसको कंपनसेशन हम देंगे। विशेष तौर पर जो कमाने वाला व्यक्ति है, खास करके जिसकी आयु 25 साल से ऊपर और 45 साल तक है, उनको सर्वाधिक 5 लाख रुपया हम कंपनसेट करते हैं। बाकी सबका आयु के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसा भी वो सारी योजना आपको पता है। इसमें अभी तक पहले 1964 लाभ पात्रों को हम 75 करोड़ रुपया उनके बैंक खातों में डाल चुके हैं। मुनानगर में हुए जहरीली शराब कांड को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि अब तक दोषियों के लाइसेंस रद्द करके उन पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सरकार की ओर से इस मामले में L13 लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा आरोपी को 2 करोड़ 51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसकी रिकवरी लैंड रेवेन्यू के आधार पर की जाएगी। पिछले दिनों में जो जहरीली शराब जिसको कहना चाहिए, यमुनानगर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो हुई है, उस दुर्घटना से वास्तव में बहुत एक दुखदायी घटना है वो। उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में जो लोग दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर की गई, उनको जेल में डाला गया है। एक विषय तो वो है ही है, साथ में उनके जो लाइसेंस हैं L13, ये लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 2 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि इसका जुर्माना किया गया है और ये जुर्माना की राशि की रिकवरी लैंड रेवेन्यूज के हिसाब से जैसे रिकवरी होती है उसको रिकवर किया जाएगा। इसमें 3 मुकदमे यमुनानगर के हैं, 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 मुकदमे अंबाला के दर्ज किए हैं, 16 आरोपी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। और साथ ही जो ये लाइसेंसधारी हैं, 4 लोग हैं, मांगेराम पुत्र राजपाल
अमरनाथ पुत्र रतन सिंह, गौरव कंबोज पुत्र राजकुमार, सुशील कुमार पुत्र प्रेमपाल, इनको डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है। और इनके जो जोन है, रिटेल वेंड लाइसेंस जो जोन होते हैं, 12 जोन, 4 शहरी, 6 शहरी, 6 ग्रामीण, ये भी रद्द कर दिए गए हैं। 41 सब वेंड, इनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। इस प्रकार से एक, जिसको कहना चाहिए, एक सख्त कदम हमने इसलिए उठाया कि इस प्रकार की हिम्मत आखिर कोई व्यक्ति न कर सके। और लोगों को भी हमने आगाह किया है कि ऐसे जो सर्वेंट्स हैं, इनसे कोई भी ऐसा मटेरियल कोई ना खरीदे जिसकी जहरीला होने की जिसकी आशंका बन सकती है, तो वो सारे विषय भी हमने बंद कर दिए हैं। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प की शुरुआत हुई। इस यात्रा के दौरान प्रदेश में 57 रथ चलेंगे जो एक दिन में 2 गांव कवर करेंगे। 25 जनवरी 2024 तक ये यात्रा हरियाणा के सभी शहर, कस्बे और वार्ड से होकर गुजरेगी। हरियाणा में करीब 6300 गांव हैं और ये यात्रा राज्य के सभी गांव से होकर गुजरेगी। यात्रा का मकसद लोगों से सरकार की ओर से मिलने वाली योजनाओं का फीडबैक लेना है। प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों में हमको ध्यान होगा कि एक यात्रा ये शुरू करने का कहा है देश भर में, जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। देश कैसे विकसित हो अपना, क्योंकि अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। आने वाले 25 साल में, यानी जिसको अमृत काल कहा है प्रधानमंत्री जी ने, तो उस अमृत काल के अंतर्गत उसकी 2047 उसकी आउटर लिमिट रखी हुई है। 2047 तक ये देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, इसके लिए पूरी तैयारियां, एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी तैयारी है, जो जगत हमारा वाणिज्य जगत है उनकी अपनी तैयारी है, इंडस्ट्री जगत है उसकी अपनी तैयारी है, आम जनता भी उसके लिए तैयार हो। आम जनता को भी उसमें बहुत बड़ा रोल करना पड़ेगा। बहुत से बिहेवियरल चेंजेस ये जनता से अपेक्षित है, ताकि हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं। हर व्यक्ति देश के साथ जुड़े, इंडिया फर्स्ट इस नाम से उसके मन में एक भाव जागे। तो जनता के अंदर बहुत बड़ा अभियान लेने की योजना केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, हमारे पास भेजी है। उसमें गांव-गांव में रथ यात्रा ये जाएगी। जहां रथ पहुंचेगा वहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी कार्यक्रम होंगे। जो लोग ऐसे हैं, बुद्धिजीवी लोग जिनको कहते हैं इंटेलिजेंसिया, उनके सेमिनार होंगे, ताकि एक वातावरण ऐसा बन सके कि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो जनता उसमें सहभागी बने। आदिवासी क्षेत्र में तो ये यात्राएं 15 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बाकी देश में खास करके जो चुनाव के राज्य हैं या फिर चुनाव के राज्यों के आसपास वाले चुनाव जो राज्य जिन्होंने उसमें भागीदारी अपनी की है, हरियाणा जिसमें आता है, तो ऐसे राज्यों को अपनी, जैसे चुनाव खत्म हो रहा है, 3 को रिजल्ट आ जाएंगे और आचार संहिता खत्म होने के बाद उनको अपना शुरू करना है। इसकी तैयारी आज से हमने शुरू की है। आज जैसे आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसे ही इसको जनता भी करेगी, एनजीओज भी करेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी करेंगे, सरकारें भी करेंगी, हर विभाग इसमें लगेगा। जो जिसकी उपलब्धि है वो सब उपलब्धियां और उसमें जनता को बताई जाएंगी, और जनता के लिए जो हमारी योजनाएं हैं उसमें बचे हुए जो काम हैं, उन कामों के नाते भी उनको सुविधाएं वहां और दी जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना महामारी के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दर्ज 8,275 मुकदमे वापस लेने का ऐलान किया। इन मुकदमों के तहत कोरोना महामारी के दौरान कुल 14,127 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो मामले अदालत में चल रहे हैं उनमें सुनवाई के दौरान सरकार अपना पक्ष रखेगी और लोगों को राहत दी जाएगी। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि जिन मामलों में जुर्माना लगा था वो वापस नहीं होगा। कोविड के दिनों में हमको मालूम है कि बहुत से नियम केंद्र सरकार की ओर से भी बनते रहे हैं, प्रदेश सरकार की ओर से भी बनते रहे हैं, उसको सख्ती से लागू करने की बात भी ये हमेशा आई है। तो उस समय जो लोग डिफाल्टर थे, ऐसे डिफाल्टर लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती थी, एफआईआर भी रजिस्टर होती थी।
अब चूंकि वो एक विषय ऐसा था, उसके बारे में उस समय तो पता नहीं था ये कोविड किस तरफ जाएगा और कब ये समाप्त होगा। अब प्रभु कृपा से, सबके पितरों से कोविड समाप्त हुआ है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि उस समय के जो FIRs हैं, 8,275 FIRs हैं उस कार्यकाल की, हम इसकी प्रोसेस वापस लेने की ये चालू करेंगे, क्योंकि इसमें कोर्ट की भी थोड़ी दखलंदाजी होगी। कोर्ट से इन सबको वापस का 82-75, तो 82-75 ये हैं। और इसमें भी अगर संख्या के हिसाब से जो बड़े जिले हैं, बड़े जो जिले हैं उसमें गुरुग्राम है 1030, झज्जर 814, फरीदाबाद 765, करनाल 545, रोहतक 646, और जो लोग उस समय अरेस्ट हुए थे, बाद में उनकी सबकी जमानत हो गई है, वो अरेस्ट हुए थे 14,127 लोग। तो एक प्रकार से इतने लोगों से कोई ये राहत मिल जाएगी, जिसमें अंडर इन्वेस्टिगेशन भी है, ट्रायल भी है, कुछ तो उसमें बल्कि कन्विक्टेड भी हैं, छोटी मोटी सजा हुई होगी उनको, या जुर्माने हो गए होंगे, उन्होंने भर दिया होगा, लेकिन कुल मिलाकर जो बाकी बच्चे हैं उनको सबको कोर्ट में कह करके इसको वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो संदेश के जरिए हरियाणा पुलिस अकेडमी मधुबन, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम और इसी संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र पंचकुला में मिशन हरियाणा कर्मयोगी के तहत मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। ये मास्टर ट्रेनर सरकारी कर्मचारियों में सेवा भाव और नैतिक व्यवहार को मजबूत करने का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से जनसेवा का आह्वान किया। अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य ये रखा है, और वो लक्ष्य है कि अपने देश का स्थान दुनिया में कितना ऊंचा कर सकते हैं, देश को कैसे विश्व गुरु बना सकते हैं। और इस काम को करने के लिए हमें देश के साथ साथ अपने अपने प्रदेशों में भी काम करना होगा और उन प्रदेशों को भी ऊंचा उठाना होगा। हर एक प्रदेश को अपने आप को आगे बढ़ाते हुए देश के गौरव के साथ अपने आप को जोड़ना होगा, अपना योगदान देना होगा। आखिर तो प्रश्न उठता है कि ये काम कौन करेगा? क्या केवल मोदी जी इस काम को पूरा कर पाएंगे, अथवा केवल केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ही इसको काम को कर पाएगी, या फिर प्रदेश की सरकारें इसको कर पाएंगी? उत्तर है कि नहीं, अकेला कोई नहीं कर पाएगा, हम सबको मिलकर ये करना होगा, संपूर्ण जनता को साथ लेकर के करना होगा, और इसकी जिम्मेवारी हम सबकी है। जब हम सबकी जिम्मेवारी मैं मानता हूं, तो मैंने हमेशा ये कहा है कि हम हरियाणा के सब लोग मिल करके हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस संबोधन के साथ अपने काम को शुरू करेंगे। आखिर हम सरकार के नाते से, जनता हमको 5 वर्ष के लिए चुन के भेजती है, और हम सब आपके साथ मिलकर, चाहे जो अधिकारी हों अथवा कर्मचारी हों, इन सबको साथ लेकर के और हमें आगे चलना होगा। प्रदेश के सब नागरिक ये भी इसमें सहयोगी बने, तब ये संभव है। मित्रों, सरकार चलाने वाले सब नेता हों अथवा अधिकारी कर्मचारी हों, सभी को जनता के साथ मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके इस काम को आगे करना होगा। परंतु प्रश्न पैदा होता है कि क्या ये काम हम कर सकते हैं? मेरा उत्तर है हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। भले ही देश को आजाद हुए आज 75 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, हरियाणा बने भी 58 वर्ष हो गए हैं। इन चीजों को पूरा करने में अभी कुछ कमी है, और इस कमी को दूर करने के लिए हमें अपना सर्वोच्च लक्ष्य इसको सामने रख करके ये करना होगा। और सर्वोच्च लक्ष्य तभी हम कर सकते हैं कि जब वे विशेष मनस्थिति से इस काम को आगे करें, और वो विशेष मनस्थिति है जन सेवा। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली नगर निगम और पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में उच्चतम 25% की श्रेणी में आने वाले निगम और निकाय के सफाई कर्मचारियों को सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में किश्त दी जाएंगी। इससे सफाई कर्मचारियों को सालाना लगभग 20 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। इनमें नियमित कर्मचारी, पालिका और आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी भी शामिल होंगे।
सफाई कर्मचारी हमने उनके मानधन तो पीछे बढ़ाए ही हैं, एक स्कीम लागू की गई है। उस स्कीम के हिसाब से जो कर्मचारी अपने शहर को स्वच्छता के उच्च मापदंड की श्रेणी में लाएंगे, स्वच्छता जो सर्वेक्षण होता है राष्ट्रीय स्तर पर एक सूची छपती है, उसमें जो ऊपर यानी कारपोरेशन के जो 25% कारपोरेशन यानी 11 हैं तो 3 कारपोरेशन जो उसमें सर्वश्रेष्ठ आएंगे उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपया वार्षिक प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। और ये कुल मिला के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर जो हमारे परिषद सबके 25% जो ऊपर वाले होंगे उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपये दिया जाएगा। उसके अगले जो 25% होंगे यानी कुल 88 हैं, कितने 88 में से 25% माने 22 नगर पालिकाओं को 12,000 रुपया। अगली 22 जो नगर पालिकाएं होंगी वो अलग अलग श्रेणी के हिसाब से जैसा भी योजना होगी तो उसके हिसाब से उनको 9,000 रुपया वार्षिक प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। और कुल मिलाकर इसमें 4 किस्तों में ये देंगे हर 3 महीने के बाद, ताकि उनको उसका लाभ लगातार मिलता रहे। ऐसे ये कर्मचारी चाहे नियमित हों, चाहे पालिका के जो रोल कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग है, जितने भी उन नगर पालिकाओं में लोग होंगे उनको सबको, उनके जो कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी के जो कर्मचारी हैं उन सबको ही मिलेगा। लगभग 20 करोड़ रुपया वर्ष का इसमें जो है अतिरिक्त इन कर्मचारियों को हिस्से में जाएगा। इसी साल से लागू होगी ये जो सर्वेक्षण इस बार आएगा उसके बाद उनको अगले साल में 4 किस्तों में दिया जाएगा। यानी जिस वर्ष का सर्वेक्षण होगा ये पैसा उसके अगले साल में 4 किस्तों में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आपके लिए एक और खुशी की सूचना, ये मैंने जो 2 दिन पहले करनाल के अंदर जो महासम्मेलन हुआ था, अंत्योदय महासम्मेलन, उसमें घोषणा की थी कि ऐसी बड़ी आयु के लोग, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग और बीपीएल के परिवार, इन लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ये बनाई गई है। और इस तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अब आप स्वयं और आप अगर किसी सहयोगी को भी लेके जाना चाहें तो आप लोगों को रेलवे का किराया ये मुफ्त होगा। चाहे आप अयोध्या जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, आप अमृतसर जाते हैं, आप प्रयागराज जाते हैं, आप मानो पटना साहब जाते हैं, कोई भी तीर्थ यात्रा करने के लिए मथुरा जाते हैं, तो इन सब स्थानों पर जाने के लिए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हर व्यक्ति को ये सुविधा दी गई है। तीर्थ यात्री बन करके आपका अपना खर्च कम से कम लगे, आपका रेलवे का जो किराया है वो सरकार भरे, इस प्रकार की योजना भी आपको दी है। निश्चित रूप से आप इसका
जो लाभ है अवश्य उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर वैसे तो हर प्रदेश में लेकिन हमारे हरियाणा में भी टूरिज्म की बहुत सी संभावनाएं हैं। जो कुछ तो हम पहले शुरू कर चुके हैं, कुछ की जो नई संभावनाएं तलाश करके एक ही चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा पिछले दिनों में टिक्कर ताल के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, इस नाते से हमने और कार्यक्रम किए थे, आप लोगों को सबको जानकारी आप आए थे। आज उसी कड़ी में इस उत्तर हरियाणा के क्षेत्र में और खास करके हिमाचल का गेटवे ऑफ हिमाचल जिसको हम कहते हैं, तो हॉट एयर बैलून, ये चर्चा बहुत दिनों से कंपनी के साथ चल रही थी। हालांकि बहुत वायबल उनको अभी ये प्रोजेक्ट नहीं था, तो हमने एश्योर किया कि आपका जो VGF के नाते से जो नुकसान लॉस है 2 साल तक हरियाणा सरकार देगी। उनके साथ सारी बातचीत होने के बाद और आज ये हॉट एयर बैलून का जो एक प्रोजेक्ट है इसको आज शुरू किया गया है। एक ट्रिप प्रातःकाल ये सनराइज के समय से पहले इनको करना होता है, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, हवा की कंडीशन और मौसम का सारा, और ये जो वादी है, वैली है, इसके अंदर उनको सूटेबल ये जगह मिली है। वास्तव में इस हॉट एयर बैलून का जो कंट्रोल उनका अपना होता है, वो अप डाउन का तो रहता है, कितना ऊपर ले जाना है, कितना नीचे करना। साइड में जो आते जाते इनको ट्रेवल करना होता है, वो विंड की दिशा में ही वो करते हैं। अगर हवा अचानक बीच में चेंज कर दे अपना रास्ता, तो वो फिर उधर ही चल पड़ता है। हमारा भी जब ये विंड शुरू हुई तो उन्होंने पहले कहा कि एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे, डायरेक्शन उधर की है, लेकिन बीच में ही रास्ता उन्होंने विंड के कारण से बदलना पड़ा और हमको कहा कि अब ये जाएगा गार्डन, मुगल गार्डन, ये अपना पिंजौर गार्डन। तो हमने अपनी गाड़ियाँ पिंजौर गार्डन मंगाई उतरने के लिए। एक 10 मिनट के बाद उनका अगर ये रास्ता फिर से हमारा उधर ही हो गया है, एयर स्ट्रिप की तरफ। तो लेकिन वो कुल मिला करके दोनों के बीच में हमें एक स्थान के ऊपर उतारा। इनको लैंडिंग और टेक ऑफ इनकी मास्टरी होती है, ठीक जगह पर लैंडिंग करते हैं, जहाँ खाली जगह उसके ऊपर लैंड कर लिया, और बहुत नीचे भी ले आते हैं, जो पेड़ों के साथ भी अच्छा बहुत से जानवर, जंगली जानवर वो हमको देखने को मिले और बहुत अच्छा दृश्य बना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना की 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार मानता हूं, परिवार के नाते हम काम करते हैं। मित्रों, भाई बहनों, ये मेरा परिवार है, और जब परिवार मान लिया जाता है तो फिर हर किसी की चिंता करना, चाहे उसमें केंद्र सरकार की योजनाएं हो और चाहे हरियाणा सरकार की योजनाएं हो, उन सब योजनाओं को हम एक प्रकार से सिरे चढ़ाने के लिए आगे काम करते हैं। अब आगे से ये जो बाबुओं का काम, घुमाने का काम, भ्रष्टाचार का काम, 3C को खत्म करने का काम, 3C यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इन 3C को खत्म करने का काम हम करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं, आज ऐलान कर रहा हूं इस बात का कि 58वां ये हमारा हरियाणा दिवस, इसको हमने मनाया है। और जैसा हम जानते हैं 58 साल के बाद एक कर्मचारी की या किसी भी व्यक्ति की रिटायरमेंट की एज मानी जाती है।
ये जितनी बुराइयां प्रदेश में पनपी हैं, हमने लगातार 9 साल मेहनत की है और उस मेहनत के बाद आज हम इस लेवल पर कहने लायक हो गए हैं। आज से इन सब बुराइयों का और रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया, हमने सब रिटायर कर दी। 21वीं सदी में मोबाइल ने संचार के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। हरियाणा के विकास में भी ई क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सीएम मनोहर लाल ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर कहा कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर जनहित के काम किए जा रहे हैं। जितनी योजनाएं सबका लाभ मिला, और ये अंत्योदय तो है कि अंत्योदय ही पता नहीं हमको क्या है। भाइयों बहनों, इसको सरल शब्दों में समझना हो तो ये गरीब का उदय, अंत्योदय माने गरीब उदय। गरीबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस ने हमेशा नारे दिए, गरीबी हटाओ, कभी 4 सूत्री कार्यक्रम, कभी 20 सूत्री कार्यक्रम। मैं कहूंगा इन गरीबों के साथ 420 भी करते रहे, वो 4 सूत्री 20 सूत्री 420 का खेल खेलते रहे, लेकिन अब उनके भौरे में चक्र में नहीं आएंगे, जनता नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कुछ हुआ है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार अंत्योदय की भावना से काम कर रहे हैं। अंत्योदय यानी कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी विकास हो, और इसी के साथ हरियाणा भी अग्रसर हो रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।